नमस्कार दोस्तों, एड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है, जिसकी थीम है CSS। सी मतलब कंटेंट, एस बोले तो स्ट्रक्चर और एस बोले तो स्पीड। और ये तीनों बेस लाइन है एक अच्छे आंसर की। अगर आप CSS रेडी होते हो तभी आप एक अच्छा आंसर डिलीवर कर पाते हो अपने एग्जामिनर के लिए। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना सृजन प्रोग्राम लॉन्च किया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए, जो कि एक 60 डे क्रैश कोर्स है। अभी फिलहाल हमने स्पेसिफिकली ज्योग्राफी के लिए स्टार्ट किया है, GDC, GIC, LT और असिस्टेंट प्रोफेसर मेंस के लिए। आगे चल के इसमें हम और सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे जैसे जैसे हमको स्पेशलिस्ट मिलते रहेंगे। ये हमारे प्रोग्राम के फीचर्स हैं। इसमें आपको डेली आंसर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल आंसर, कंटेंट और होलिस्टिक टॉपिक कवरेज भी मिलता है। ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि आने वाली सारी परीक्षाएं असिस्टेंट प्रोफेसर की वो सब्जेक्टिव मोड में होती जा रही है, तो इसलिए आपको आंसर राइटिंग रेडी रहना पड़ेगा, साल भर रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, ये पूरा प्रोग्राम हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जाएगा और पूरा कंटेंट आपका हम इस प्रोग्राम के माध्यम से कवर करेंगे। आते हैं अब डे 3 के प्रश्न के उत्तर पर। चलिए, हमारा प्रश्न ये था कि वेगनर और टेलर के महाद्वीपीय सिद्धांतों विस्थापन सिद्धांतों के बीच समानताएं और भिन्नताएं क्या हैं। अब आप सब ने वेगनर और टेलर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांतों के बारे में पढ़ा होगा, जिसको इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे आंसर राइटिंग का पहला मंत्र क्या होता है? देखिए, हमको ये चीज दिमाग में अपने रट लेनी है। प्रश्न अगर हमारे सामने आएगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? उसके पार्ट्स, कि उस प्रश्न में कितने पार्ट्स हैं, कितने हिस्से हैं। तो चलिए देखते हैं, वेगनर और टेलर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांतों के बीच समानताएं और भिन्नताएं क्या क्या है। देखो, अगर आप माइन्यूट इसकी डिटेलिंग देखोगे तो उसमें आपको 3 पार्ट दिखेंगे, और मेजर आप डिटेलिंग देखोगे तो इसमें आपको 2 पार्ट दिखेंगे। ठीक है, मेनली आपको इसमें क्या एड्रेस करने हैं? देखिए, पहले तो ये एक माइनर पार्ट जो आपको इंट्रोडक्शन में ले आना है, इसको ज्यादा आपको स्पेस नहीं देना है। पहला पार्ट ये माइक्रो हो गया, दूसरा पार्ट ये है कि समानताएं बतानी है, और तीसरा पार्ट भिन्नताएं बतानी है। तो 3 मुख्य पार्ट को एड्रेस करके आपको इस प्रश्न को कंक्लूड करना है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं। अब हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन, तो हमारा रूल वही रहेगा। ठीक है, 20, 40 और 20% में इंट्रोडक्शन, 40% में बॉडी प्लस डायग्राम, और 20% में कंक्लूजन। ठीक है, जो कि फॉरवर्ड लुकिंग हो और जिसमें करंट अफेयर्स भी समाहित हो। चलिए आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। टेलर और वेगनर दोनों के सन लिखे हुए हैं। अब एक बार इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, ये 1908 है कि 10 है। ठीक है, और वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपों की गतिशीलता को समझाने के लिए किए गए प्रारंभिक व्यवस्थित प्रयास थे। ठीक है, महाद्वीपों की गतिशीलता को समझाने के लिए दोनों ने स्थिर महाद्वीपों की परंपरा की धारणा को चुनौती दी। स्थिर महाद्वीपों की परंपरा मतलब अभी तक ये समझा जाता था कि हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं वो बिल्कुल स्थिर हैं। ठीक है, तो इस परंपरा को इन्होंने, इस संकल्पना को इन्होंने चुनौती दी। जैसे हम पहले ये सोचते थे कि हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसके मध्य में पृथ्वी स्थित है और सारे ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। लेकिन बाद में जब साइंस आगे बढ़ा, ठीक है, कॉपरनिकस महोदय आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये हीलियोसेंट्रिक अप्रोच हम मानने लगे। उसके बाद मतलब जो सन है वो केंद्र में है और बाकी सारे ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब दोनों ने स्थिर महाद्वीपों की परंपरा की धारणा को चुनौती दी, परंतु उनके अनुमानों, साक्ष्यों और गतिविधियों में महत्वपूर्ण अंतर थे। देखिए, हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या किया, हमने इन दोनों के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में एक लाइन बता दिया कि उन्होंने क्या किया है, कि गतिशीलता को समझाने के लिए प्रारंभिक प्रयास किया। लेकिन हमने यहाँ पर क्वेश्चन के दूसरे डिमांड को भी ला दिया। ठीक ठीक है, परंतु उनके अनुमानों, साक्ष्यों और मैकेनिज्म्स में महत्वपूर्ण अंतर थे। अब हम यहाँ से अंतर अंतर और समानताएं भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिस मतलब ये ऐसा इंट्रोडक्शन है, आपने पूरे क्वेश्चन का सार आपने अपने इंट्रोडक्शन में डाल दिया है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आईना है। मतलब अगर आप इसको माइन्यूटली देख लोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को देखने की आवश्यकता नहीं है पूरा डिटेल में। उसी तरीके से आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। प्रियम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी तरीके से आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपने ये दोनों चीजें एड्रेस कर दी।
अब आते हैं एक एक पार्ट को पकड़ते हैं। समानताएं क्या क्या है दोनों के बीच में? समानताएं हैं कि दोनों ने फिक्सिस्ट थ्योरी को अस्वीकार किया और महाद्वीपों की गतिशीलता का समर्थन किया। मतलब स्थिर संकल्पना, पृथ्वी स्थिर है, इसको दोनों ने अस्वीकार किया। दोनों ने कहा कि हल्की शैल, ठीक है, जो कि क्रस्ट है, सियाल से बने हैं, और घनी जो कि मेंटल है, सीमा से बने हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो क्रस्ट है वो सियाल से बना है और ये हल्का है। ठीक, सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। और उसके बाद जो नीचे वाला परत है जो हमारा मेंटल है वो सीमा से बना है, मतलब सियाल और मैग्नीशियम। और ये भारी है, इसी वजह से जो क्रस्ट है वो मेंटल पर तैरता है। दोनों ने पृथ्वी की सतह के निर्माण में क्षैतिज पर्पटीय गतियों को प्रमुख माना है। मतलब जो हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट है इनका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, इनकी क्षैतिज गति होती है, जिसकी वजह से हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के परत है, वो लगातार मूवमेंट में रहते हैं। ठीक है। दोनों ने संपीड़न बलों के कारण होने वाले परिवर्तन, संपीड़न बल, इन्होंने मेनली किस पर फोकस किया था? कॉम्प्रेशनल फोर्स। ठीक है, आपका अगला पॉइंट ये रहेगा कि उन्होंने कॉम्प्रेशनल फोर्स को इंपॉर्टेंस दिया और उसी के माध्यम से माउंटेन का निर्माण, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन, इन सारे सिद्धांतों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। दोनों ने महाद्वीपीय गतियों को करोड़ों वर्ष तक चलने वाली दीर्घकालिक भौगोलिक प्रक्रिया माना है। इन दोनों ने ये माना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो करोड़ों वर्ष तक चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये सडन इंसिडेंट है जो तुरंत हो जाएगा। दोनों ने इनको डायस्ट्रोफिक माना है। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, दो प्रकार के फोर्स होते हैं, सडन और डायस्ट्रोफिक। उसी प्रकार से दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, सडन प्रक्रियाएं और डायस्ट्रोफिक प्रक्रियाएं। इनके बीच की समानता यह है कि दोनों ने इस प्रक्रिया को डायस्ट्रोफिक यानी कि दीर्घकालिक भौगोलिक प्रक्रिया मानी है। आगे चलते हैं। दोनों सिद्धांतों ने प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। ठीक, भले ही उनमें कमियां थी। अब क्या करते हैं, इन दोनों सिद्धांतों को प्रेडिसेसर मानते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का। अब जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का विकास 1960 में होता है, उन जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो जो विल्सन हो गए, ठीक है, मैकेंजी एंड पार्कर हो गए, इन्होंने पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का अध्ययन किया। तो उनको पहले ये बेसिक आइडिया मिला कि भाई ये हमारा जो क्रस्ट है वो मूव तो कर रहा है, क्योंकि ये बात टेलर ने भी बोला, विग्नर ने भी बोला, तो ये मूव तो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जो इनकी सबसे बड़ी आलोचना थी फोर्स की, इन्होंने बोला कि टाइडल फोर्स की वजह से ये प्लेट मूवमेंट होता है। तो इन्होंने कहा नहीं, टाइडल फोर्स से इतना बड़ा, इतना वृहद मूवमेंट तो नहीं हो सकता, तो हम फोर्स पर काम करते हैं। तब ये जाकर इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का विकास किया, जो आज सर्वमान्य है। तो ये दोनों जो सिद्धांत हैं, इन्होंने प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिए। अब हम आ जाते हैं भिन्नताओं में। हमने समानताएं डिस्कस कर ली, अब भिन्नताओं में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सरल ये है कि एक ने 1910 में, एक ने 1912 में दिया। ठीक है। और जो 1912 में वेगनर का था वो साक्ष्य आधारित सिद्धांत था, बल्कि जो टेलर का सिद्धांत था वो साक्ष्य आधारित सिद्धांत नहीं था। ये इसमें से आप दो पॉइंट निकाल सकते हैं, एक ने 1910 में दिया, एक ने 1912 में दिया। एक ने सिंपल सिंपल क्या है, उन्होंने थ्योरी रख दी बिना साक्ष्य के, मतलब एक का साक्ष्य आधारित नहीं था और वेगनर की संकल्पना साक्ष्य आधारित थी। ठीक है। टेलर ने क्या किया, जो 1910 में लेकर आए थे, चंद्र ज्वाल बलों को उन्होंने रिस्पॉन्सिबल माना। टेलर ने बोला कि ये जो पूरा विस्थापन होता है ये लूनर फोर्स की वजह से होता है, किसकी? चंद्रमा का जो टाइडल फोर्स होता है उसकी वजह से पूरा मूवमेंट होता है। लेकिन वेगनर ने बोला कि नहीं, केवल टाइडल फोर्स से नहीं, एक और उसमें फोर्स लगता है जिसको पोलर फ्लिंग फोर्स कहते हैं, जो किसकी वजह से होता है? दो फोर्सेस, जो कि पोलर फ्लिंग फोर्स आपका रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से एक फोर्स लगता है जो कि पोलर फ्लिंग फोर्स है, और इसकी वजह से जो मूवमेंट होता है ये होता है इक्वेटर वर्ड मूवमेंट। मतलब इक्वेटर की तरफ जो मूवमेंट होता है वो पोलर फ्लिंग फोर्स की तरफ की वजह से होता है। मतलब वेगनर ने बोला कि दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, एक तो आपका पोलर फ्लिंग फोर्स लगता है और दूसरा आपका टाइडल फोर्स लगता है। पोलर फ्लिंग फोर्स की वजह से जो मूवमेंट होता है वो इक्वेटर की तरफ होता है। टाइडल फोर्स की तरफ जो मूवमेंट लगता है, टाइडल फोर्स की वजह से मूवमेंट लगता है, वो वेस्ट वेस्ट की तरफ मूवमेंट होता है क्रस्ट का। ठीक है, जैसे कि आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ये टाइडल फोर्स, अच्छा इसमें कैच ये है कि जैसे टेलर ने बोला था कि टाइडल फोर्स केवल मून का, यानी चंद्रमा का टाइडल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वेगनर ने बोला मून का ही नहीं, मून और सन
सूर्य और चंद्र इन दोनों का टाइडल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से वेस्टवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, क्रस्ट का वेस्टवर्ड मूवमेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। वेगनर ने क्या किया कि पेंजिया नामक एक महाद्वीप की संकल्पना प्रस्तुत की। वेगनर ने बोला कि सबसे शुरुआत में क्या था कि एक महाद्वीप था जिसको पेंजिया कहते हैं, और वो चारों तरफ से एक महासागर से घिरा हुआ था, जिसका नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। पेंजिया के चारों तरफ जो महासागर था जिसको वेगनर ने बताया, उसका नाम क्या था? ठीक है। बाद में ये पेंजिया जो है लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड में विभाजित हुआ, लेकिन वहीं पर टेलर ने एकल महाद्वीप की संकल्पना को माना नहीं था। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना कि शुरुआत में एक एकल महाद्वीप था। ठीक, तो यहाँ पर एक हमारा डिफरेंस हो गया। फिर हम आते हैं, देखो वही जो मैं हमने डिस्कस किया कि टेलर ने केवल एक डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाई, कि जो मूवमेंट होता है, जो संचलन होता है, वो केवल एक दिशा में होता है, वो भी इक्वेटर की तरफ। ठीक है, और उसका फोर्स क्या है? टाइडल फोर्स, चंद्रमा का फोर्स। वहीं पर अगर वेगनर की बात करें तो उन्होंने दो डायरेक्शन, दो दिशाओं की बात करी। पहला इक्वेटर की तरफ और दूसरा जो है वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ। इक्वेटर वाला जो रीजन था वो है रोटेशन, और वेस्ट की तरफ जो मूवमेंट होता है वो सूर्य और चंद्र का टाइडल फोर्स। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वेगनर ने अपनी थ्योरी को प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्यों का सहारा लिया, लेकिन टेलर ने किसी प्रकार के साक्ष्य अपनी थ्योरी के लिए नहीं दिए। अच्छा, साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्नों में केवल साक्ष्यों के बारे में पूछ लेते हैं, तो बहुत ही विस्तृत रूप से वेगनर ने 5 से 6 साक्ष्य दिए हैं, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहला साक्ष्य ये है कि जो हम लोग जानते हैं कि जिक्सॉ फिट। ठीक है, जिक्सॉ फिट क्या है? आप यहाँ देखिए, वेगनर ने बोला आज अगर हम इनकी ज्योमेट्री देखेंगे, साउथ अमेरिका की और अफ्रीका की, तो हमको ये प्रतीत होगा कि ये दोनों जो कॉन्टिनेंट हैं वो पहले एक ही कॉन्टिनेंट थे, क्योंकि जब इनका विखंडन हुआ है तो ये इस शेप में हुआ है कि अगर आज इनको पास मिलाया जाए तो एक दूसरे से ये फिट हो जाएंगे। तो पहला साक्ष्य उन्होंने दिया कि भाई जिक्सॉ फिट आज भी मौजूद है, हम उसको देख सकते हैं। दूसरा, जीवाश्म समानता, मतलब फॉसिल सिमिलैरिटी। जीवाश्म समानता से हम कैसे, दो दो चीजों का उन्होंने एग्जांपल दिया। पहले तो ग्लेसोप्टोरिस, जो एक फर्न होता है, यानी पौधा होता है, एल्गी होता है। दूसरा मेजोसॉरस, मेजोसॉरस क्या रिप्टाइल्स होते थे, ये क्या होते हैं? इनके अवशेष। ठीक है, इन दोनों के अवशेष आपको कहाँ आजकल मिलते हैं? भारत में भी मिलते हैं, अफ्रीका में भी मिलते हैं, और दक्षिण अमेरिका में भी मिलते हैं। तो ग्लेसोप्टेरिस और मेसोसोरस, इन दोनों के अवशेष इन तीनों कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में ये तीनों ग्रह एक ही ग्रह का हिस्सा थे, जिसको वेगनर ने गोंडवाना लैंड बोला है। ठीक है, तो इनके अवशेष भी ये दिखाते हैं कि भाई प्राचीन काल में तीनों एक थे। फिर तीसरा पॉइंट आता है जियोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी, यानी भूवैज्ञानिक सातत्य। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि सिमिलैरिटी, एक तरीके से। मतलब क्या होता है कि जो आप देखे, देखो ये आप अगर थोड़ा जूम करोगे, ये आपके अमेरिका की चट्टाने हैं। ठीक, और उसके अपोजिट साइड अटलांटिक के आप ये देखोगे, आपके ये अटलांटिक के चट्टाने हैं, मतलब अटलांटिक का पार्ट है, जियोलॉजिकल पार्ट। इसमें उन्होंने क्या बताया कि अमेरिका के जो एप्लेशियन पर्वत हैं यहाँ पर, और यूरोप के जो सेलिडोनियन पर्वत हैं, अगर इनको आप जोड़ोगे, ठीक है, इनको जैसे आप इसको और पास में ले आओ, ऐसे जैसे हमने जिग्सॉ फिट की बात की थी, इनको आप जैसे और पास में ले आओगे ना, तो आपको ये कंटिन्यूअस चेन मिलेगा माउंटेन का। देखो ना, यहाँ से आप यहाँ तक खत्म हुआ और यहाँ से बन गया दूसरी। तो माउंटेन्स क्या होते हैं ना, कंटिन्यूटी में फॉर्म होते हैं, चाहे आप एंडीज को देख लो, चाहे आप हिमालयाज को देख लो, चाहे रॉकीज को देख लो। तो यहाँ पर जियोलॉजिकल कंटिन्यूटी मिलती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनके जो स्ट्रक्चर हैं, इनका जो रॉक कंपोजिशन है, ठीक है, इनकी जो बनावट है, इनकी जो रॉक की एजेस हैं, जो आयु है, वो एक ही समान है। इससे ये पता चलता है कि ये जो दोनों कॉन्टिनेंट थे, एक समय में एक ही महाद्वीप थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पैलियो क्लाइमेट, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। पैलियो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि दोनों, देखो क्या होता है, भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे गर्म क्षेत्रों में हमको एक टिलित नाम का ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म मिलता है। ठीक है, ग्लेशियर के द्वारा बनाया गया एक लैंडफॉर्म मिलता है जिसको टिलत कहते हैं। तो ये टिलत क्या होता है कि जब ग्लेशियर अपनी जगह से हटता है ना, तो कुछ जो फीचर्स होते हैं, जो जो वो कार्य उस रॉक पर करता है, उसको टिलत कहते हैं। ठीक है, ये ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म होता है बेसिकली, और ये ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म हमको
भारत में भी मिला, अफ्रीका में भी मिला, ऑस्ट्रेलिया में भी मिला। इससे हमको ये अंदाजा लगा कि भाई ये तीनों तो हमारे सदर्न कॉन्टिनेंट है, दक्षिण वाले कॉन्टिनेंट है। तो ये तीनों जो है गोंडवाना लैंड के भाग थे। उसके बाद उन्होंने पांचवा जो एग्जाम्पल दिया वो लेमिंग्स का दिया। लेमिंग्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, कुतरने वाले। जैसे आपके चूहे होते हैं ना घर में, वैसे ये लेमिंग्स होते हैं। आज ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके स्कैंडिनेवियन देशों में पाए जाते हैं, ठीक, आज ये पाए जाते हैं। अब इनका ऐसा कौन सा काम था जिसने वेगनर को बोला कि नहीं भाई, ये भी हमारे कॉन्टिनेंट दोनों एक थे। देखिए क्या होता है, लेमिंग्स जो होते हैं चूहे जैसी प्रजाति होती है, ये आज क्या करती है, ये समूह में आत्महत्या करती है। अभी आत्महत्या ऐसा नहीं कि इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, कि इनको घरों में जगह नहीं मिल रही है, इनके गड्ढों को भर दिया जा रहा है, रैट किल्स डाले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये क्यों समूह में आत्महत्या करते हैं? लोगों को अभी तक ये लगता था कि भाई आज भी ये प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलती हैं कि स्कैंडिनेवियन देशों में मतलब आपका फिनलैंड हो गया, आपका स्कॉटलैंड हो गया, आपका नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, यहाँ पर जो लेमिंग्स होते हैं वो भाग भाग के एक स्पेसिफिक टाइम पर, यहाँ पर जो अटलांटिक ओशन है ना, ये देखिए आप, यहाँ पर जाकर एक साथ सारे जाके डूब जाते हैं और मर जाते हैं। ये हर बार ऐसा होता है, मतलब हर कुछ समय पर ऐसा होता रहता है। तो लोगों को लगा कि चलो इसकी कोई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये बाद में थोड़े और रिसर्च हुआ तो पता चला कि भाई क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है, एक सीजन ऐसा आता है जब ये जो खाना खाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मतलब मॉस्किटो टाइप के होते हैं, मच्छर होते हैं, वो एक सीजन में कम हो जाते हैं। अब जब ये कम होते हैं तो इनका खाना नहीं होता, इनका खाना नहीं रहता। अब ये दौड़कर पश्चिम की तरफ भागते हैं खाने की तलाश में। अब जब पश्चिम की तरफ भागते हैं तो ये पश्चिम की तरफ भागते भागते अटलांटिक ओशन में गिर जाते हैं और वहां पर आकर ये इनकी मौत हो जाती है और बड़ी मात्रा में इनकी मौतें होती हैं। देखिए, अब वेगनर ने बोला कि भाई ये पश्चिम की ही तरफ क्यों भागते हैं, ठीक, क्योंकि वेगनर ने जब खोज की तो उनको पता चला कि कुछ लेमिंग्स हमको ये अमेरिका वाले हिस्से पे भी मिलते हैं, और जो मरते हैं ये वाले नहीं मरते, ये वाले पश्चिम की तरफ भागकर और इनकी मौत होती है। तो वेगनर ने बोला कि देखो एक चीज होती है जेनेटिक मेमोरी। क्या था कि जब ये पूरा कॉन्टिनेंट एक था, है ना, और जब यहां पर खाना समाप्त होता था तब ये पश्चिम की तरफ भागकर अपना खाना, अपना जो है पोषण वो पूरा करते थे। लेकिन आज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से अटलांटिक ओशन का निर्माण हो गया और ये जो दोनों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों अलग हो गए हैं। तो अभी भी इनके अंदर वो जेनेटिक मेमोरी है जो इनको पश्चिम की तरफ भागने के लिए, खाना खत्म होने पर पश्चिम की तरफ भागने के लिए मजबूर करती है। और चूंकि अब पश्चिम की तरफ लैंडमास नहीं है, पश्चिम की तरफ ओशियन है, तो ये सारे गिर के इनकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये 5 उन्होंने ऑथेंटिक एविडेंस दिए जो टेलर ने नहीं दिए थे। देखिए ये 5 एविडेंसेस के अलग से प्रश्न आ सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये तो मैंने आपको अलग से बता दिया कि आपकी जानकारी में रहे। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, अटलांटिक महासागर का उद्घाटन। ये आप जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि अटलांटिक महासागर के निर्माण के बारे में वेगनर ने बताया, लेकिन टेलर ने ऐसा कुछ नहीं बोला। टेलर की जो थ्योरी थी वो स्पेसिफिकली किस पे थी, जो माउंटेन्स है ना, एल्प्स, जो एंडीज, इनके निर्माण से जुड़ी हुई थी। टेलर ये बताना चाहते थे कि माउंटेन बिल्डिंग क्यों हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने किस तरीके से पहाड़ियों को जन्म दिया, किस तरीके से माउंटेन्स को जन्म दिया। दोनों सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से सर्वमान्य प्रेरक गतिविधियां देने में असफल रहे। देखो दोनों थ्योरीज तो आई, लेकिन ये दोनों जो है असफल किस में रहे? ये फोर्स क्या है भाई, किस फोर्स से इतना बड़ा प्लेट मूव हो जाता है, पूरी पृथ्वी का प्लेट मूव होता है। तो इन्होंने ये गतिविधियां, जो सर्वमान गतिविधियां, ये दोनों थ्योरीज ने नहीं दी। और आगे चल के इसका उत्तर हमको किसने दिया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने, जिसने बोला पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है उसका एक कन्वेक्शनल करंट बनता है, मैग्मा गर्म होकर ऊपर उठता है और वही प्लेट को मूव करता है लगातार। तो इसका उत्तर हमको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने दिया। तो यहां से हमारी भिन्नताएं भी समाप्त होती हैं। अब हम आते हैं एज यूजुअल अपने कंक्लूजन पर। देखिए 20% में कंक्लूजन होगा, फॉरवर्ड लुकिंग और आशावादी कंक्लूजन होगा, करंट अफेयर उसमें रहेगा। जैसे टेलर और वैगनर के सिद्धांतों ने पृथ्वी की गतिशील प्रकृति की समझ को परिवर्तित किया। परिवर्तित किया मतलब पहले ये फिक्स थ्योरी थी, स्थिर सिद्धांत था, लेकिन बाद में लोगों ने माना कि नहीं, प्लेट मूव करते हैं, और प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लाइन। आज अब करंट आ गया, जीपीएस आधारित प्लेट गतियों के मापन, भूकंपीय टोमोग्राफी
और भूभौतिकी जैसे कि जियोडेसी महाद्वीपीय गतियों के पक्ष में ठोस प्रमाण प्रदान करते हैं। आज इतनी सारी थ्योरीज ने ये प्रूव कर दिया है कि जो हमारे प्लेट्स हैं वो लगातार मूव हो रही हैं। तो आज इन्होंने साक्ष्य भी दे दिए हैं। तो टेलर और वेगनर ने भी सेम चीज बोली। आप समझिए उस समय जब हमारे पास इतने उपकरण नहीं थे, इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारी प्लेट है वो मूव कर रही है। उस समय न हमारे पास रेडियोमीटर था, उस समय हमारे पास न जीपीएस था, उस समय हमारे पास न सीस्मोलॉजी था, लेकिन फिर भी इन वैज्ञानिकों ने एक मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आगे जन्म हुआ। और हमको बहुत सारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से हमको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ठीक है, तो ये आप कंक्लूजन हो गया। ठीक, और ये एक पूर्ण आंसर है। थोड़ा अगर हम डायग्राम समझने की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सियाल और सीमा के बारे में बात करता है। सियाल ऊपर है, ये हल्की है क्रस्ट, और सीमा जो है नीचे है, और ये मेंटल का पार्ट है और ये थोड़ी घनी है। ये हमको बना देना है पेंजिया और उसका विखंडन। ये वेगनर ने दिया था। अगर वेगनर पूछे तब भी आपको इसको बनाना है, अगर दोनों पूछे तब भी आपको उसको बनाना है। और छोटे में ये पेंजिया है, लॉरेशिया गोंडवाना लैंड, और ये आज का है, छोटा सा वर्ड में बना देना है। और ये साक्ष्य है, ये भी बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप केवल ये डायग्राम बनाओगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अटलांटिक महासागर कैसे बना, ये भी। अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, देखिए डे 4 के प्रश्न पहले मैंने बोला है कि हर वीडियो के बाद आपको दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे मेरी इस वीडियो में। तो सबसे पहला करंट अफेयर है जो आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, रील भी देख रहे होंगे। तो वो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, वो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है, इसके मेजबान देश कौन है। तो दुनिया, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 देशों ने एक साथ फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की है। इसके पहले कभी नहीं हुआ है ये। हो सकता है प्रश्न यूपी पीसीएस का ही प्रश्न हो, उसमें बोल दें कि ये दूसरी बार है जब 2 या अधिक देशों ने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये पहली बार है जब 3 देशों ने इसकी मेजबानी की है। 3 देश कौन कौन से? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। तीनों क्रम से हैं और नॉर्थ अमेरिका के तीनों मेजर देश हैं। और यहाँ पर हो रहा है, पहले 32 टीमें भाग लेती थी, अब जो है 48 टीमें भाग लेंगी। टीमें बढ़ गई। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पहले 32 टीमें भाग लेती थी, लेकिन अब 40 टीम भाग लेंगी इस प्रतियोगिता में, लेकिन जो कि सही आंसर है 48। फाइनल कहाँ पर होगा? अमेरिका में ही, मेटलाइफ स्टेडियम। ये नया बना स्टेडियम है और बहुत महंगा। बहुत सारी बातें इस स्टेडियम के बारे में की गई थी कि अब तक का ये सबसे महंगा स्टेडियम है जहां पर ये वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। दूसरा करंट अफेयर ये है कि 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026, ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां पर होगा, जिसकी थीम है डिजिटल क्रांति की ओर। डिजिटल क्रांति की ओर, ये कहां पर हो रहा भैया? ये होगा आपका जयपुर में, 1 से 2 जुलाई के बीच में जयपुर में किया जाएगा। तो ठीक है, ये 2 करंट अफेयर आपके हो गए। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न पर, चौथे दिन का प्रश्न। चौथे दिन का प्रश्न है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक विथ रेफरेंस टू द 3 टाइप ऑफ प्लेट मार्जिन्स एंड देयर एसोसिएटेड फीचर। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा लंबा प्रश्न है। ठीक है, इसके पार्ट्स बहुत आराम से बनाइएगा और इसके उत्तर लिखकर अपने पास रखिएगा, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजिएगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा 3 प्रकार की प्लेट सीमाओं एवं उनसे संबंधित भू आकृतिक एवं भू वैज्ञानिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया। इसका उत्तर लिखकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर @गुरुकुल, जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हुई है, हम कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। आपको यहाँ पर अपना उत्तर देना है और लिखते रहिए। कीप राइटिंग एंड कीप शाइनिंग। एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए आपको कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और ये सारे जो पीडीएफ हैं, जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ना, ये 60 के 60 दिन का पीडीएफ मैं लास्ट में उन्हीं को दूंगा जो ये पूरे 60 दिन की जर्नी मेरे साथ कंप्लीट करेंगे। अब ये मुझे पता कैसे चलेगा? डेली वीडियो पर जिनके कमेंट होंगे। और ऐसा नहीं कि आप 60वें दिन उठे और डेली वीडियो पर एक बार कमेंट कर दिए कि भाई और ये बहुत काम का होगा। इसको आप अगर रट के चले जाएंगे तब आप जीडीसी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। इनके अलावा भी मैंने और पीडीएफ बनाए हैं जिनको मर्ज करके मैं उन्हीं को दूंगा जो इस वीडियो पर डेली कमेंट करेंगे। इससे मेरा फायदा नहीं है, मेरा पीडीएफ आपको दे दूंगा तो मेरा बहुत फायदा हो जाएगा या आपका फायदा हो जाएगा। ये जो कंटिन्यूटी आप करोगे ना, एटलीस्ट पीडीएफ के लिए, आपका असली फायदा इस कंटिन्यूटी से होगा। आपका असली फायदा एक उत्तर लिखने से होगा। पीडीएफ को रट के तो कहीं ना कहीं से, किसी न किसी सोर्स से रट के सब लोग जाएंगे, लेकिन जब आप ये प्रोग्राम सृजन को पूरे 60 दिन तक फॉलो करेंगे, उसके बाद जब आप परीक्षा लिखने जाएंगे, तब आपको अपने अंदर असली इंप्रूवमेंट लगेगा कि आप प्रश्न देखते ही आपके दिमाग में यह आ जाएगा, भाई पहले तो मुझे प्रश्नों के पार्ट करने हैं, मुझे तो 3 खाने में इसको लिखना है। इंट्रोडक्शन 20%,
बॉडी इतना और ये इतना, फिर मुझे तो कंक्लूजन ऐसे लिखना है, मुझे तो डायग्राम इस तरीके, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पूरा प्रोग्राम छपा रहेगा। एक बुक पढ़कर जाना और इस तरीके के प्रोग्राम को करके जाना दो अलग अलग चीजें हैं। बुक पढ़ के सब जाएंगे, लेकिन उस पूरी बुक के ज्ञान को एक सार गर्भित रूप से अपने उत्तर में, अपनी कॉपी में, उतने ही सीमित जगह में, उतने ही सीमित समय में उतारना, ये कला है आंसर राइटिंग की, जो आपको अभी कहीं और नहीं मिलेगी। इसीलिए इस प्रोग्राम से जुड़े आपके भाई बंधु जो दोस्त जो भी भूगोल विषय के साथ फिलहाल जीडीसी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर का मीन्स देने वाले हैं, उनके साथ शेयर करिए। आगे आने वाले समय में हम और विषयों के लिए इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।